हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो लीजिए फिर से एक बार आपका स्वागत है जी हमारी पीवाई के सीरीज में फॉर अपकमिंग डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन। और आज इस सीरीज में कुछ और नए सवाल होंगे जिनको डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो पहले डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स में पूछे जा चुके हैं और आपको इस एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये नया सीरीज पसंद आ रहा है तो ये बात हम तक पहुंचाने का केवल एक ही तरीका है जी, वो है इस वीडियो को लाइक करके। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें पता लग जाएगा कि अभी कितनी मेहनत अभी हमें और करनी है, कितना आप लोगों के लिए और काम करना है इस सीरीज के अंदर। तो आइए फटाफट से अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, तो अलग अलग पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज है जो कि अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। आप इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल ले सकते हैं, आप डेमो वगैरह देख सकते हैं, प्रीव्यू करके कोर्सेज को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको स्टडी की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है जी। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड और एनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इज डैश द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। अब देखो, कोई भी अगर आपको बॉन्ड है, उस बॉन्ड पे आपको क्या मिलेगा? एक तो हर साल आपको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे 100 रुपीज का बॉन्ड है, इस पे 10% इंटरेस्ट रेट है। 5 साल का इसका टेन्योर है, तो 5 साल तक आपको यहाँ पे 10 रुपीज मिलेंगे और 5वें साल आपको 100 रुपीज जो बॉन्ड में आपने लगाए थे वो भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो जो भी कैश फ्लोज इससे जुड़े हुए हैं उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। एंड ये जो आज की प्रेजेंट वैल्यू होगी दैट वुड बी दी इंट्रिंसिक वैल्यू और दी यहाँ पे मैं कहूँ द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज। तो पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन इनमें से क्या है? Allowing the interest on capital, change in profit sharing ratio of partners, raise goodwill account by its value, additional capital introduced by the partner। तो पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें बेसिकली आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। और यहाँ पे हमें जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। The premium on issue of debentures is shown in balance sheet under। तो आपने डिबेंचर्स को इशू किया प्रीमियम पे और ये प्रीमियम आपकी बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा। कौन से हेड में देखने को मिलेगा वो आपसे पूछा जा रहा है जी। ये आपको जो प्रीमियम है ये रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले हेड में देखने को मिलेगा जी। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है? मॉर्टगेज्ड डिबेंचर्स आर कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो देखो, मॉर्टगेज डिबेंचर्स में कुछ मॉर्टगेज रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है और इसीलिए इनको यहाँ पे सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी बोला जाएगा। बियरर डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन। तो बियरर डिबेंचर आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भी थमा दोगे वो उसका हो जाएगा। इट कैन बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन, बिल्कुल सही है। कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कंपनी जो है अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती है कैश के बदले भी, अदर देन कैश के बदले भी। आपने कोई सामान खरीदा उसके बदले भी डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। कूपन रेट डिबेंचर्स हैज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कूपन रेट डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर ये सवाल है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे फिक्स रहता है। तो कूपन रेट बेसिकली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो डिबेंचर पे किया जाएगा। जो भी डिबेंचर का ओनर होगा, इन्वेस्टर होगा, उसको ये इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट है ये दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है आपका फिक्स्ड और एक हो सकता है आपका फ्लोटिंग। फिक्स्ड अगर इंटरेस्ट रेट है तो ये तो फिक्स रहने वाला है, बट अगर फ्लोटिंग है तो ये वेरी करेगा। इसको आप किसी बेंचमार्क के साथ लिंक कर देंगे। मे बी आपने इसे ट्रेजरी बिल की यील्ड के साथ लिंक कर दिया या किसी और बेंचमार्क के साथ लिंक कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो ऑलवेज फिक्स्ड होगा ये तो कहना गलत होगा जी। और इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो यहाँ पे हमारा फॉल्स बनेगा। Which statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। Business includes the exchange of goods and services carried with the intention of return in terms of money as well as goods. Business includes the exchange of goods and services carried with the intention of charity. तो charity तो नहीं होता जी।
Business includes the exchange of goods and services carried with the intention of domestic fulfillment. तो domestic fulfillment भी कहीं ना कहीं intention तो नहीं होता, intention तो पैसे कमाना होता है. Business includes the exchange of goods and services carried with the intention of return in terms of money. तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो प्राइमरी मकसद रहता है, प्राइमरी फोकस रहता है, वो यही रहता है कि हमें जो रिटर्न मिले दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी. और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा. चलिए, तो अभी यहाँ पे सवाल है, द पर्सन हु कंसीव्स द बिजनेस आइडिया ब्रिंग्स द ऑर्गेनाइजेशन इनटू एग्जिस्टेंस एंड कैरी ऑन द बिजनेस एक्टिविटी एंड टॉप ऑफ इट बियर्स द रिस्क इज कॉल्ड प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर, एम्प्लॉयर या फिर मैनेजर. देखो, जो पर्सन बिजनेस आइडिया को सोच रहा है, कंसीव कर रहा है, उस बिजनेस को एग्जिस्टेंस में ला रहा है और बिजनेस को चला रहा है और रिस्क भी सारा झेल रहा है, उस पर्सन को एंटरप्रेन्योर बोला जाता है. और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा. चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल come together to overcome the disability arising due to inadequate financial resources are called. तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंशियली दिक्कत है और वो इकट्ठे हो रहे हैं, मिलकर अपने रिसोर्सेज को पूल कर रहे हैं. तो यहाँ पे इसे क्या बोला जाएगा? कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली. तो प्यारे दोस्तों, क्लियरली एक सोसाइटी हमने बना ली है जी मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा. चलिए, तो सवाल है जी, एन इंडिविजुअल हु एक्वायर्स required qualification or skill or training for the particular employment is called. देखो, अगर आपको किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है, कोई प्रॉपर स्किल लेना पड़ता है, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, प्रोफेशनल या फिर एंटरप्रेन्योर. तो यहाँ पे अगर आपको क्वालिफिकेशन या फिर स्किल्स की जरूरत है, कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है फॉर एनी पर्टिकुलर जॉब, एनी पर्टिकुलर पर्पस, तो फिर आपको यहाँ पे प्रोफेशनल वाली कैटेगरी में डाला जाएगा. जैसे हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, दे आर ऑल प्रोफेशनल पीपल जिन्होंने डिग्री ली होती है, क्वालिफिकेशन ली होती है, स्किल्स एक्वायर की होता है, और उसके बाद ही वो अपना जो भी काम है वो कर रहे होते हैं. तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सोल ट्रेडरशिप? सोल ट्रेडरशिप मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली. All profits of the business are enjoyed by the owner. No separate entity of business with its owner. No personal property can be claimed to pay out debts of the firm. One man ownership. अब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसके अंदर एक अकेला पर्सन है जी, वही सारे प्रॉफिट्स को एंजॉय करेगा. बिजनेस और उस पर्सन के अंदर कोई अलग से डिस्टिंक्शन नहीं है, और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है बिजनेस के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए. और इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकते फर्म के डेट्स के लिए. तो ये चीज यहाँ पे गलत हो जाएगी. Who announces the foreign trade policy of India? तो हमारे देश की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसे कौन अनाउंस करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, FEDAI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब हमारे देश की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना प्यारे दोस्तों, वो आती है DGFT के दायरे में, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. और ये जो ऑफिस है ना, इट इज एन ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है ये. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसका आंसर बनेगा. ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है? द एक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड टर्नओवर रेशो आर सेम. तो देखो जी, हमारी जो रेशोज हैं आप उनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं. कुछ आपकी लिक्विडिटी रेशोज हैं, कुछ सॉल्वेंसी हैं, कुछ टर्नओवर हैं, कुछ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हैं. जो आपकी टर्नओवर रेशोज हैं उनको एक्टिविटी रेशोज या फिर एफिशिएंसी रेशोज भी बोला जाता है. तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही होगा. डेट इक्विटी रेशो मेजर्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन. तो डेट इक्विटी रेशो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मेजर करता है, बट क्या शॉर्ट टर्म करता है? फटाफट से सोचकर बताइए. वर्किंग कैपिटल इज इन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. बिल्कुल सही है जी. आइडियल रेशो बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज 2:1. ये भी बिल्कुल सही है. तो सेकंड वाला ही फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डेट इक्विटी रेशो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताएगा. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2. चलिए, यहाँ पे सवाल है जी, इन इंडिया करेंसी नोट्स आर इशूड बाय. इंडिया में करेंसी नोट्स को कौन इशू करता है? एक्सिस बैंक, RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. देखो, जो भी हमारे करेंसी नोट्स होते हैं ना, उनको एक्सिस बैंक तो इशू नहीं करेगा,
उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा। सो क्लियरली आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डू नॉट कम अंडर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देखो, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर बेसिकली एड्स टू ट्रेड, कि अगर आपको अपना सामान जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो उसके लिए आपको कुछ सहायता चाहिए, आपको उसके लिए कुछ मदद चाहिए, और ये मदद आपको इन ऑक्सिलरीज से मिलती है। Movement of those goods that are not consumed at the same place where they are produced to the place where they are demanded। तो बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिलता है कि आपका जो सामान है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाता है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को जब सामान चाहिए होगा तब मिल जाएगा, तब तक हम उसे वेयर हाउस में रख लेंगे। वेयर हाउसिंग इज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कन्वर्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब देखो, ये वाला जो प्रोसेस है ये तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इसके दायरे में तो नहीं आएगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के दायरे में तो नहीं आएगा। जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो हम सामान कंज्यूमर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में जो भी चीजें हमारी मदद करेंगी उनको यहाँ पे डालेंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग तो सामान को बनाने की बात कर रहा है, तो ये तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर बैंकिंग की बात करें, बैंक्स प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ क्रेडिट टू द पब्लिक, तो हाँ, बैंकिंग भी एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। बैंकिंग से लोगों के पास पैसा आता है जिससे वो सामान को खरीद सकते हैं। तो क्लियरली हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा, और इसीलिए ये करेक्ट आंसर बनेगा। सेलेक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है आपको बताना है। सेलिंग ग्रोसरीज, अगर आप ग्रोसरीज बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए बेच रहे हैं, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूशन, आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं तो पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गिफ्ट अ हाउस टू द फैमिली, तो देखो गिफ्ट वगैरह करना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। डोनेशन ऑफ गुड्स इन एन ओल्ड एज होम, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, आप कोई प्रॉफिट के मकसद से नहीं कर रहे हैं। तो 1 और 2 में आपका जो इकोनॉमिक मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है, वो रहता है, और इसीलिए हमारा जो आंसर यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, द साइनिंग ऑफ विच एग्रीमेंट एंडेड 7 years नेगोशिएशंस एंड क्रिएटेड द न्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए जी, कौन से एग्रीमेंट साइन हुआ और एक नया डब्ल्यूटीओ बन गया। ऑप्शन है ईएफटीए, नाफ्टा, गैट या फिर ईईसी। अब प्यारे दोस्तों, टेक्निकली सोचा जाए, जो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं वो तो कह देंगे सवाल ही गलत है। वो कहेंगे सर आंसर होना चाहिए था माराकेश एग्रीमेंट, और ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब प्यारे दोस्तों, जो आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं ना, कई बार इतना बिल्कुल 100% रिफाइनमेंट के साथ फ्रेम्ड नहीं होते, और ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन को रद्द नहीं करवाना, आपको एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है। और यहाँ पे अब वैसे तो आपको ऑप्शन में कोई माराकेश एग्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा, बट वो जो एग्रीमेंट हुए थे डब्ल्यूटीओ से पहले वाले, वो सभी गैट के दायरे के अंदर हुए थे, तो गैट आप आंसर चूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में आपको गैट देखने को मिल रहा है जी। गैट कहीं ना कहीं खत्म हो गया था, और उसके बाद ही आपका 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ आया था, और इसीलिए बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 गैट का बनेगा। प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन डी ट्रिपल एसपी के प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।